देश के भविष्य मेरे प्रिय अनमोल विद्यार्थियों, आप सबको सादर नमस्कार। आप सबका कीमती समय है और आप सब अपना कीमती समय अपने गुरुजी के चैनल गुरु दीक्षा क्लासेस पर व्यतीत करते हैं। इसके लिए आपका प्रथमतः सत सत आभार और आपका बारंबार आभार कि आप लोग इस चैनल पर विजिट करते हैं और मेरे वीडियोस को देखने का समय अपने जीवन के अनमोल समयों में से निकालते हैं। आप सब अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए नियमित रूप से अध्ययनरत रहिए और निश्चित रूप से आपका परीक्षा परिणाम जो होगा वो बेहद ही शानदार रहेगा। माँ सरस्वती भगवती से मेरी यही प्रार्थना है कि आप लोगों का परीक्षा परिणाम बेहद ही शानदार आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज मैं पुनः आपके बीच में प्रेजेंट हूँ एक और अध्याय को लेकर के, जिस अध्याय का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग, और जिसके अंतर्गत 2 इकाइयों से आज मैं आपके बीच में इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आज मौजूद हूँ। प्रथम इकाई का नाम है खनिज संसाधन और दूसरी इकाई का नाम है शक्ति संसाधन या फिर शक्ति संपदा। तो इसके अंतर्गत जो भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन बैंक में जो उल्लेखित हैं प्रश्न, उन प्रश्नों को ही मैं आपके बीच में लेकर के आज प्रेजेंट हूं जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। और एक बात ध्यान में रखिएगा, जो भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जा चुके हैं वो नहीं पूछे जाएंगे, ऐसी बात अपने मन में नहीं डालिएगा, क्योंकि अधिकांशतः परीक्षा में जो भी बोर्ड परीक्षा सवाल पूछता है उसको रेपिटेशन भी करता है। अर्थात जो सवाल 2022 के एग्जाम में रहते हैं उसको 2024 के एग्जाम में भी दे दिया जाता है, अथवा जो एग्जाम 2021 में जो सवाल पूछा गया उसको 23 में दे दिया जाता है। तो नियमित रूप से क्रमवार चलती रहती है प्रक्रिया और प्रश्नों का जो आवंटन जो है सो होते रहता है नियमित रूप से। तो आप लोग अध्ययन जारी रखिए और मन से पढ़ते रहिए। निश्चित रूप से परीक्षा परिणाम जिस दिन आएगा उस दिन आपको अपनी पढ़ाई के ऊपर संतोष होगा। माँ सरस्वती भगवती आप सब पर सहाय रहे और आप सब अपने भविष्य में कीर्तिमान यश स्थापित करें, यही प्रार्थना मैं हर दिन करता हूँ और हर क्षण करता हूँ, ताकि मैं यही चाहता हूँ कि मेरे बच्चे मुझसे भी 100 गुना ज़्यादा तरक्की करें। मैं अपने जीवन में कुछ भी मैंने बेहतर उपलब्धि हासिल नहीं की है, मगर मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे शानदार उपलब्धियों को हासिल करें और मैं जिस कुर्सी पर बैठता हूँ उससे भी मजबूत और सशक्त कुर्सी आपके पास हो और आपके नाम के ऊपर एक बड़ा सा टैग लगे और आपकी ख्याति दूर दूर तक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम प्रारंभ करते हैं आज का सेशन, जिसके अंतर्गत प्रथम प्रश्न आपके बीच में ये रहा जो खनिज को परिभाषित करे। तो लिखेंगे खनिज एक ऐसा भौतिक पदार्थ है जो भूमि के भीतर से खनन के द्वारा खुदाई करके प्राप्त किया जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है, तो खनिज कहा जाता है। जैसे खनिज के अंतर्गत क्या क्या किस किस चीज के खनिज के अंतर्गत कौन कौन से पदार्थ आएंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं लोहा हो गया, है ना, कोयला हो गया, जस्ता हो गया, अभ्रक हो गया, है ना, चूना पत्थर हो गया, ये सब क्या हो गया, तो ये सब खनिज पदार्थ हैं। तो इन सब चीजों का आप लोग नाम लिख सकते हैं। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो खनिज के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। तो लिखेंगे खनिज के संरक्षण एवं प्रबंधन से तात्पर्य है खनिजों को सुरक्षित रखने से। संरक्षण का मतलब हुआ जो खनिजों को सुरक्षित रखना, है ना, और प्रबंधन का मतलब हुआ जो उसका विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना, है ना, मैनेजमेंट करना कि किस प्रकार हमें यूज करना है खनिजों का, क्योंकि ये असीमित नहीं है। खनिज जो है ये असीमित नहीं है, ये सीमित हैं और भूमि के गर्भ में से खनन के द्वारा प्राप्त होते हैं और एक बार यदि खनन हुआ तो वापस से फिर से पुनः उसी स्थान से प्राप्त कर पाना थोड़ा जटिल होता है। तो इस प्रकार हमें क्या करना चाहिए, खनिज जो भी हमारे पास है, खनिज की उपलब्धता जो भी हमारे पास है, जहां से भी खनन होता है तो उसका हमें संरक्षण, उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। साथ ही साथ सुरक्षा करने के साथ साथ एक मैनेजमेंट, प्रबंधन करने का मतलब उसकी देख रेख भी करनी चाहिए, है ना, और उसका उपयोग हमें क्या करना चाहिए, तो विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना चाहिए, है ना। जितना हमें आवश्यकता है उतना ही यूज करना चाहिए। आवश्यकता से अधिक यदि यूज करेंगे तो क्या होगी, कठिनाइयां होंगी भविष्य में, वर्तमान में भी कठिनाइयां होंगी, आने वाली पीढ़ियों को भी कठिनाइयां होंगी। तो जो भी संसाधन असीमित नहीं है हमारे पास, तो उसका उपयोग सही ढंग से यदि हम करेंगे तो वही क्या कहलाता है, संरक्षण एवं प्रबंधन। तो खनिजों का संरक्षण एवं प्रबंधन इसलिए आवश्यक है क्योंकि खनिज जो है सो असीमित संसाधन नहीं है, वह सीमित संसाधन है। तो हमें जो भी संसाधन हमारे पास सीमित है उसका हमें समुचित उपयोग करना चाहिए, क्योंकि यदि हम असीमित उपयोग नियमित रूप से करते रहेंगे तो इससे क्या होगे, तो इससे कठिनाइयां हो सकती है ना। इसीलिए खनिजों का संरक्षण एवं प्रबंधन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण महत्व रखता है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो खनिजों के आर्थिक महत्व का वर्णन करें। तो लिखेंगे खनिजों का आर्थिक महत्व काफी विशेष है, क्योंकि खनिजों के अभाव में
आर्थिक विकास की कल्पना कर पाना ही बेहद जटिल हो सकता है, क्योंकि खनिज यदि साधन न रहे तो किसी भी प्रकार का उद्योग धंधा जो संचालित होता है जिससे कि आर्थिक उपार्जन होता है तो वो कतई नहीं हो सकता है ना। जैसे आप लोग अधिकांशतः देखते होंगे जो अधिकांश उद्योग धंधे जो होते हैं वो लोहे पर आधारित होते हैं। लोहे के मशीन अधिकांशतः उद्योग धंधों में लगे होते हैं और उन चीज़ों की प्राप्ति कहाँ से होती है, लोहे का खनन कहाँ से किया जाता है, तो भूमि के गर्भ में से किया जाता है ना। खनिज जिसको कहा जाता है खुदाई करके प्राप्त की जाती है। तो यदि न रहे खनिज तो क्या होगा, आर्थिक विकास ही अवरुद्ध हो जाएगा अर्थात रुक जाएगा। तो आर्थिक विकास के क्रम में खनिजों का अहम योगदान है और बिना खनिजों के किसी भी प्रकार का आर्थिक विकास हो ही नहीं सकता, क्योंकि खनिज जो है सो आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी है। जिस प्रकार हमारे रीढ़ की जो हड्डी होती है उसका आप शरीर की जितनी भी हड्डियां होती हैं उनसे अटैच्ड होती हैं, है ना, उससे जुड़ी हुई होती हैं अधिकांश हड्डियां शरीर के। तो उसी प्रकार खनिज जो है उससे आर्थिक विकास जुड़ा हुआ है, आर्थिक विकास होता है ना। तो इसका मूल जो श्रेय जाता है वो खनिजों को जाता है। तो खनिज के अभाव में आर्थिक विकास कतई नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार हम कह सकते हैं जो खनिज जो है सो आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी भी कहा जा सकता है ना। इससे इस कथन को आप जब लिखेंगे तो क्या होगा, इससे खनिजों के महत्व, आर्थिक महत्व क्या है इससे पता चल जाएगा। और जो कॉपी चेक करने वाले होंगे वो यह सोचेंगे कि वाकई में बच्चे ने स्मरण शक्ति बेहद ही ज़्यादा है और बच्चे ने जो जवाब लिखा है वो वाकई में हमें भी सोचने पर मजबूर कर दिया। जो बच्चे ने बहरहाल कितनी गहरी बात लिख दी महज एक पंक्ति में कि खनिज आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी के समान है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो मैग्नीज के उपयोग पर प्रकाश डाले। लिखेंगे मैग्नीज का उपयोग बहुतायत है। लिखेंगे मैग्नीज का उपयोग करके इस्पात, है ना, इस्पात को मजबूती प्रदान की जाती है। मजबूत इस्पात का निर्माण में, है ना, मैग्नीज का उपयोग किया जाता है और मजबूत इस्पात का निर्माण किया जा सकता है ना। अथवा मैग्नीज का उपयोग रसायन उद्योग में भी किया जाता है ना, पेंट उद्योग में भी किया जाता है ना। चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उसमें भी मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार मैग्नीज के बहुतायत उपयोग है, इनमें से जो उपयोग मैंने अभी आपको बताया उन उपयोगों को आप लिख सकते हैं। ये सवाल 2 नंबर में पूछे जाएंगे, तो 2 नंबर में ये जो उदाहरण मैंने बताया ये पर्याप्त रहेंगे। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पाठ से जो लौह और अलौह खनिज में अंतर बताएं। तो लिखेंगे लौह और अलौह खनिज में निम्नलिखित अंतर है। लिखेंगे लौह खनिज में लोहे की मात्रा, लोहे का अंश होता है और अलौह खनिज वाले कॉलम में लिखेंगे जब अलौह खनिज में लोहे की मात्रा नहीं होती है। लौह खनिज वाले कॉलम में आप लोग लिख सकते हैं ये लौह खनिज कौन कौन से हैं। तो लौह खनिज के रूप में आप लोग लिख सकते हैं ये लोहा होता है ना, टंगस्टन होता है, ये लौह खनिज के अंतर्गत आता है। और अलौह खनिज कौन कौन हो गया, तो सोना हो गया, चांदी हो गया, है ना, इसमें लोहे की मात्रा नहीं होती है। तो ये क्या हो गए, ये अलौह खनिज हो गए। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कोयला के विभिन्न प्रकार के नाम लिखें। तो लिखेंगे कोयला के विभिन्न 4 प्रकार हैं जिनके नाम निम्नलिखित है। तो आप लोग लिख सकते हैं एंथ्रासाइट लिख सकते हैं, है ना, बिटुमिनस लिख सकते हैं, लिग्नाइट लिख सकते हैं, पीत कोयला होता है ना, पीत, ये सब इन कोयलों का प्रकारों के आप लोग नाम उल्लेखित कर सकते हैं। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में अंतर स्पष्ट करें। तो लिखेंगे परंपरागत ऊर्जा के स्रोत ऊर्जा के वैसे स्रोतों को कहा जाता है जिनका यदि एक बार यदि उपयोग कर लिया जाए तो वापस से उनका उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आते क्या क्या हैं, तो लिख सकते हैं आप लोग जो कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, ये सब क्या है, तो ये ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है जिनका एक बार यदि उपयोग कर लेंगे तो वापस से इसका उपयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। और ऊर्जा के अब गैर परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं, तो लिखेंगे ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत उन स्रोतों को कहा जाता है जिनका यदि हम लोग एक बार यदि यूज कर लेते हैं, एक बार यदि उपयोग कर लेते हैं तो वापस से भी उसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। तो ऊर्जा के वैसे स्रोतों को गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। जैसे में सौर ऊर्जा हो गया, है ना, फिर से पवन ऊर्जा लिख सकते हैं हम लोग, महासागरीय ऊर्जा लिख सकते हैं। तो ये सब ऊर्जा के गैर और अपरंपरागत स्रोत है, गैर परंपरागत स्रोत है ना। उसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पाठ से जो सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है। तो लिखेंगे सौर ऊर्जा का उत्पादन सोलर प्लेट के द्वारा होता है, सौर प्लेट के द्वारा होता है। लिखेंगे सोलर प्लेट में सीजियम धातु के बने पतले पतले तार होते हैं
और सीजियम धातु के पतले पतले जो तार होते हैं जो कि सोलर प्लेट में लगे होते हैं, जब उन पर सूर्य का प्रकाश जो है सो जब सीधे पड़ता है तो क्या होता है, सूर्य के प्रकाश पड़ने से क्या होता है, तो सीजियम धातु के जो पतले पतले तार होते हैं तो उन पर जैसे ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो सूर्य का प्रकाश उन तारों पर पड़ के क्या कर देता है, तो विद्युत का उत्पादन कर देता है। विद्युत तब क्या हो जाती है, तब सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है ना। जब सौर जो उस पर तार पर जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो तार क्या कर देता है, उसको विद्युत में रूपांतरित कर देता है। इस प्रकार हमें सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पाठ से, पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है। तो लिखेंगे पेट्रोलियम से बहुत सारी वस्तुओं का निर्माण होता है। जैसे में मुख्यतः हम लोग लिख सकते हैं तो यातायात के साधन जितने भी हैं उन यातायात के कुछ एक ऐसे साधन हैं जो कि पेट्रोलियम से ही संचालित होते हैं। तो यातायात के संचालन के निर्माण में, यातायात के संचालन में भी पेट्रोलियम का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे रसायन उद्योग हैं जिनमें भी पेट्रोलियम का यूज किया जाता है। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे उद्योग धंधे हैं जिन उद्योग धंधों में मशीनें जो चलती हैं तो उन मशीनों में भी पेट्रोल का बहुतायत यूज किया जाता है। तो ये सभी पेट्रोलियम के प्रयोग हैं। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो पेट्रोलियम का महत्व कोयले से अधिक है क्यों। तो लिखेंगे पेट्रोलियम का महत्व कोयले से अधिक इसलिए है क्योंकि पेट्रोलियम का दहन जब होता है तो पेट्रोलियम किसी प्रकार का अवक्षेप नहीं छोड़ता है ना, और उसकी ऊष्मा भी क्या होती है, तो अधिक होती है। इसी के बनिस्पत अगर देखा जाए तो कोयला जो है सो अधिक ऊष्मा उत्पन्न नहीं करता है ना, और यह जलने के पश्चात कुछ न कुछ अवक्षेप भी छोड़ देता है ना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इन कारणों से पेट्रोलियम का महत्व कोयले से अधिक है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पाठ से, जो मुंबई हाई तेल उत्पादक क्षेत्र का परिचय दें। तो लिखेंगे मुंबई हाई तेल उत्पादक क्षेत्र जो है सो तेल के कारण ही प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर विशेष मात्रा में खनन के द्वारा तेल की प्राप्ति की जाती है। जितने भी पेट्रोलियम, डीजल या अथवा मिट्टी तेल है तो इन चीज़ों की प्राप्ति मुंबई हाई तेल उत्पादक क्षेत्र के अंतर्गत ही होती है। इस प्रकार यह मुंबई हाई जो है सो तेल उत्पादन के कारण ही क्या है, काफ़ी ज़्यादा परिचित है। तो इसके परिचय में इतना ही पर्याप्त रहेगा। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नवीकरणीय ऊर्जा के 4 उदाहरण दे। तो लिखेंगे नवीकरणीय ऊर्जा के 4 उदाहरण निम्नलिखित है। आप लोग पहला लिख सकते हैं सौर ऊर्जा, दूसरा लिख सकते हैं पवन ऊर्जा, तीसरा लिख सकते हैं महासागरीय ऊर्जा, चौथा लिख सकते हैं भूतापीय ऊर्जा। तो ये ऊर्जा के 4 स्रोत है जो कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार इस पाठ से जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उन प्रश्नों को मैंने आपके बीच में रखा। आप सब मेहनत से पढ़ते रहिए और एक दिन भविष्य में कीर्तिमान यश अर्जित कीजिए। ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद, सादर प्रणाम।